हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे यहाँ पे। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ बीपीएससी की तैयारी आप लोग करा रहे हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की हम यहाँ पर डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जो प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ पे आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYCQ सॉल्व कर रहे हैं जनरल पेपर के, ठीक है। और अभी तक हमने आपके 2018, 2019, 2020, 21, 22 तक के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अभी हम यहाँ पे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जनरल पेपर का। धान्यकटक जो महासांधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? सो ऑप्शन है आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध। चलिए आंसर कीजिए। इसको आप नोट भी कर सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा आप लोग। बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। धान्यकटक के बारे में पूछा गया है, जो प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ वह किस क्षेत्र में अवस्थित था? सो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम लोग। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? सो ऑप्शंस देखिए, केवल एक, केवल दो, सभी, तीन या कोई भी नहीं। चलिए आप लोग पढ़िए ऑप्शंस को और देखिए कौन से कूट यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लास का टाइमिंग आपको पता है, जनरल पेपर हम डेली आपको दोपहर के 12 बजे हम प्रोवाइड कराते हैं। सुबह के 7 बजे हम जनरल हिंदी सीरीज करते हैं और सुबह के 7 बजे हमारा रहता है बीपीएससी हिस्ट्री और सुबह के 10 बजे जनरल हिंदी, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन केवल दो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो इनको पढ़िए। कोकरई, पुमपुहार और मुचीरी किस रूप में विख्यात थे प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पत्तन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 4 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णित कट वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन है राजाओं द्वारा महिला अंग रक्षिकाओं को नियुक्त करना, दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन के विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये दोबारा इसके आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। देखिए और इसमें कोई कूट नहीं है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार किए। सो ऑप्शन है होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। तो ऑप्शन है इसमें उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए, ठीक है। तो इनमें से कितने साम्राज्य ने अपने राज्य को आद्य 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था? चलिए बताइए। ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको सभी। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से किसी ने भी अपने राज्य को आद्य 8वीं शताब्दी में स्थापित नहीं किया था, ठीक है।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें किसी ने नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन वाला कूट वाला ही है। प्राचीन भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है, एक तरफ साहित्य कृति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा युग्म बिल्कुल सही दिया हो आपको बताना है। ऑप्शन है, देवी चंद्रगुप्त का बिल्हण, हमीर महाकाव्य का नयचंद्र सूरी, मिलिंद पन्ह का नागार्जुन, नीति वाक्यामृत का सोमदेव सूरी। चलिए बताइए कौन सा युग्म बिल्कुल यहाँ पे सही सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हर क्लास में आपको रिपीट करते हैं यह बात। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। सो ऑप्शन है, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा या वैष्णव परंपरा। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, यह कथन जो है वो किस धार्मिक संप्रदाय की मूलभूत अवधारणा को प्रतिबिंबित करना है आपको बताना है, ठीक है। प्राचीन भारत के संदर्भ में आपको बताना है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन परंपरा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया। सो ऑप्शंस देख लीजिए, देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या विरूपाक्ष। सो किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया था। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या है। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया, ठीक है, दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। तो ऑप्शन है, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह। तो गुजरात के शासक की बात कर रहा है। गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था, ठीक है, ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीपीएससी की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल रही है। आप किसी भी सीरीज़ को मिस मत कीजिए, ठीक है, आप अटेंड कीजिए हर एक क्लास, फिर आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती जाती है, ठीक है। रिजल्ट आपको एग्जाम के बाद देखने को मिलेगा इसका। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कूट तो नहीं है इसमें, नहीं कूट तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और सही आंसर क्या होगा इसका, देखिए बहादुर शाह, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। सो ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए बताइए किस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 11 देखते हैं क्या है। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति या विधि के समक्ष समता। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को।
और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, कितना आपका स्कोर बन रहा है। आपके स्कोर से हमें पता चलता है कि हम जो यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं उससे आपको कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप कितनी अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12, वहाँ पर हमारा कुछ कथन दिया हुआ है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आपका, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनिमयों करती हैं। कथन दूसरा है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो दो कथन हैं, तो यहाँ पे कौन से कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, और सही है तो सही व्याख्या कर रहा है कि कथन पहला का आपको बताना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, आप देखिए आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए पढ़िए और आंसर कीजिए। समय आपको दिया जा रहा है आपको उसको पढ़ने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम लगता है समझने में, पढ़ने में। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग करें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बिना घर पे सेल्फ स्टडी किए, बिना घर पे पढ़ाई किए आप यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, देन यहाँ पे आकर आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कथन ए और कथन दो दोनों सही है तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा, कथन दोनों ही सही है और दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो एक देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उसको आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ये समझ में आएगा आपको, फिर आप आंसर भी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बिना क्वेश्चन को समझे आप आंसर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझना आपका पहला स्टेप होना चाहिए। देखिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14 क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उससे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। ऑप्शन है, पहला संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 86वां संशोधन। तो किस संशोधन में ऐसा कहा गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। किस संशोधन में ऐसा कहा गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सारे सन जो है, संशोधन, अनुच्छेद, ये सारी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से। अब पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सेशन सॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी चीज़ें आपकी छपती जाएंगी, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला संशोधन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा 15 देखिए आपका क्या है, कोट वाला क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित संगठनों तथा निकायों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। चलिए इनमें से कितने संवैधानिक निकाय हैं आपको बताना है। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 2023 के जनरल पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवल एक, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है,
सो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। तीसरा ऑप्शन है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। चलिए कोड हम इसका देखेंगे, ठीक है। चलिए मिनिमाइज कर देते हैं, आपको कोड भी दिख रहे होंगे, आंसर कीजिए। चलिए पढ़िए और आंसर कीजिए कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। बड़े क्वेश्चन थोड़ा टाइम दीजिए, पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है और आंसर करना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 17, ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में हमें विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तीसरा है, लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। और ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो कितने ऑप्शन यहाँ पे सही है आपको बताना है, किसके संदर्भ में, वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में, ठीक है। भारतीय संसद में इनके विषय में कुछ कहा गया है, इनको पढ़ना है और आंसर करना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे केवल आपका एक ही सही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला है, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। ऑप्शंस है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। चलिए देखिए और आंसर कीजिए। कितने ऑप्शन यहाँ पे सही है बताना है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 3, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये भी कूट वाला ही है। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अनुसूचित राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है। सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। देखिए ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे कूट के, और बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल 2 ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। पढ़ते हैं। कथन दिए हुए हैं कुछ। कथन फर्स्ट है आपका, भारत के उच्च न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन
बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। कथन दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है, कौन गलत है, कौन किसकी व्याख्या करता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, फिर हम कोड दिखाएंगे आपको। देखिए, देख लिया आपने क्वेश्चंस को, अब कोड देख लीजिए। चलिए बताइए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद सेशन आपका वहीं पे समाप्त करेंगे आप। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी जी, कथन ए सही है किंतु कथन 2 गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने आंसर सही किए हैं और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, हर एक चीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, मिलता है नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।